आज अपन बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्क लाइन मेथड। ठीक है, फॉर्क लाइन मेथड्स, फॉर्क लाइन मेथड फॉर जीनोटाइप रेशियो, फॉर जीनोटाइपिक रेशियो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस तो द्विसंकर संकरण में जीनोटाइप रेशियो को निकालेंगे। जीनोटाइप रेशियो फॉग लाइन मेथड की सहायता से देखते हैं। फॉग लाइन मेथड में हम पहले मोनोहाइब्रिड लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। जब अपने मोनोहाइब्रिड की बात करते थे किसी के लिए भी तो ये कंडीशन आती थी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये आता था 1:2, 2:1, आउट ऑफ 4। ठीक वैसे ही यहाँ अगर देखें तो कैपिटल आर ये आएगा 1/4 आउट ऑफ 4। दूसरा जो है वो आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका जो है, और तीसरा जो है वो लिख लेते हैं। तीसरा जो आएगा वो आएगा स्मॉल आर। इसका हो जाएगा 2/4 और इसका हो जाएगा 1/4। ये है एक मोनोहाइब्रिड रेशियो का जीनोटाइप। अब अपन इसको डायहाइब्रिड बनाते हैं तो जैसे कि लिया था कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इसका परसेंटेज भी, इसका जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 1/4। ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाता था 1/4। इसमें भी 3 कंडीशन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी 3 कंडीशन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई सेम है। इसका भी 1/4 2/4 1/4 2/4 और 1/4 ये प्रोबेबिलिटी वहाँ पे मिलती थी। अगर अपन जीनोटाइप ये वाला देखें, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, सारे के सारे होमोजाइगस डोमिनेंट, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 1/4 कितना हो गया 1/16। टोटल में से इसका जो है कंट्रीब्यूशन आएगा 1/16। इसका निकाल लेते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 2/4 2/16। पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर आप कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2/16। ये हो जाएगा 2/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2/16। ये हो जाएगा
2/4 इंटू 2/4 इज इक्वल टू 4/16। ये हो जाएगा 2/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2/16। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2/4 इज इक्वल टू 2/16। और ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16। तो अपना जो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो जो अब आया है, जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन वो आया है, लिखा भी था 1:2 2:2 4 2 1 2 1। ये थोड़ा सा गलत दिखाया है आपने, यहाँ पे 1/4 इंटू 1/4 1/16 ही आएगा, तो यहाँ पे 1। ये 12 12 42 12 1। ये एक जीनोटाइप रेशियो जो अपने पहले लिखा था और बात करी थी कि कैसे इसको अपन निकालते हैं या कैसे बताते हैं कि ये 1 या 2 या 1 4 ये सब चीज़ें क्या है। तो यहाँ पे 1 का कंट्रीब्यूशन ये है, 2 कंट्रीब्यूशन ये है, 1 ये है, ये सारी कंडीशन अपने फॉग लाइन मेथड से निकालिए। हमारे लिए काफ़ी जो है कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करती हैं। तो देखते हैं कैसे प्रॉब्लम इस पर एग्ज़ाम में आती हैं और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक दो प्रॉब्लम देखते हैं अपन। In dihybrid cross for F2 generation, number 1, what is probability of offspring with heterozygous conditions for boths। देखिए इसका मतलब कि डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में ऐसे कितने ऑफस्प्रिंग होंगे या ऐसे ऑफस्प्रिंग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं। तो देखते हैं ऐसा कितने हैं जहाँ पे कि दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं। यहाँ दोनों ही होमोजाइगस में हैं, या दोनों तो है नहीं हेट्रोजाइगस में, या दोनों होमोजाइगस हैं, यहाँ पर भी दोनों हेट्रोजाइगस नहीं है। ये एक कंडीशन दिख रही हैं जहाँ पर कि अपन देखते हैं कि ये दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो कितने आ रहे हैं 4/16। अब देखिए अपन इसको इसके बिना हम कैसे निकालें। तो देखते हैं कि जब मोनोहाइब्रिड में हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल R स्मॉल r, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसका रेशियो देखिए ये वापस मैं बोल देता हूँ, ये वाला का कह सकते हैं आप, ये मोनोहाइब्रिड है, ये होमोजाइगस का 1/4, हेट्रोजाइगस का 2/4। लेकिन यहाँ पे क्या है F2 जनरेशन है, तो 2/4 इंटू 2/4, यहाँ कितने आ गए 4/16। देखिए हम बिना इतना बनाए हम यहाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल, देखिए आप कि यहाँ पे डाइहाइब्रिड हैं और डाइहाइब्रिड को हम दो मोनोहाइब्रिड को हम क्रॉस करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन मोनोहाइब्रिड होती है 2/4, फिर एक और मोनोहाइब्रिड तो 2/4 इसका आ गया 4/16। ये हम इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम इस
बिना इसके देखे ही हम बना सकते हैं। कुछ और भी चीज़ आती हैं जो अपने इसको देख के आप बनाते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे अपने अभी लिया था कि जब अपन हेट्रोजाइगस राउंडेड सीड्स विथ heterozygous rounded and yellow seed, heterozygous rounded and yellow seed were crossed, को क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के बाद हमें जो प्रोबेबिलिटी, हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं उनमें से मान लीजिए उनमें से when heterozygous rounded yellow seeds were crossed, ऐसा बना देता हूँ, heterozygous yellow seeds were crossed, number of offspring या number of plants obtain with मान लीजिए इतने कर लेते हैं, इतने seeds, इतने total number of seeds, then what is the condition of heterozygous conditions? अगर आपने इसको क्रॉस करवाया और इतने सीड्स मिल गए, इतने टोटल सीड मिल गए, तो अब अपने से किसी को पूछ लिया तो उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले सीड कितने होंगे, तो वापस वही ये करना है कि 2/4 इंटू 2/4 इंटू कितना हो गए 4/16, तो कुल कितने हैं 212। तो इससे हम हेट्रोजाइगस सीड भी निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम दी जा सकती हैं। देखो वापस में इसको बात करते हैं कि इफ हेट्रोजाइगस राउंडेड येलो सीड वर क्रॉस्ड, इफ टोटल नंबर ऑफ 212 सीड्स वर ऑब्टेन, then what is the probability of heterozygous seeds? both the parents, दोनों ही पेरेंट्स में हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले सीड्स कितने मिलेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारी प्रोग्राम इसके आधारित बनती हैं, बहुत सारी क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरेंटल जीनोटाइप, है ना, F2 जनरेशन, तो सारा हम F2 जनरेशन निकालते हैं और डायहाइब्रिड में पेरेंटल। अब पेरेंटल क्या था वहाँ पे, जब अपने ये कंडीशन, ये अपने एक पेरेंटल कंडीशन है और दूसरी कंडीशन ये और ये पेरेंटल थी, तो ऐसे कितने हैं जो पेरेंट्स मिल रहे हैं, एक तो ये पेरेंट्स और एक ये पेरेंट्स, तो कितने हो गए 2/16, ये पेरेंटल ऑफस्प्रिंग है इन F2 जनरेशन। नए कितने आए, न्यू पेरेंटल कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन, नए कितने आए, तो नए आने की जो पॉसिबिलिटी हैं वो कितनी रही है, जब 16 में से 2 पेरेंटल हैं तो बाकी कितने बच गए, बाकी बच्चे सारे के सारे क्या हो गए, वो कैसे होंगे, नए हैं सारे रिकॉम्बिनेंट। ठीक ऐसा ही हम अगर निकाल लें, ठीक है, ऐसा ही अगर हम फिनोटाइप के लिए निकालें, पेरेंटल फिनोटाइप, तो पेरेंटल फिनोटाइप में अपने क्या था कि जो अपने लिया था, जो रेशियो आया था वो आया था 9:3:3:1, तो ये एक पेरेंटल थे और ये भी पेरेंटल थे, तो टोटल कितना हो गया पेरेंटल फिनोटाइप 10/16। फिर अगर देखें तो न्यू रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप कितना है F2 जनरेशन में, तो जब ये इतने आ गए हैं तो बाकी बचे 6/16, ये रिकॉम्बिनेंट्स आ गए। इस तरह के फिनोटाइपिक फॉगलाइन मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अपने कह सकते हैं कि
in dihybrid cross, rounded yellow seeds with wrinkled green, ये राउंडेड येलो और रिंकल ग्रीन सीड को हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो हेट्रोजाइगस राउंडेड येलो सीड मिले, हेट्रोजाइगस राउंडेड सीड मिले। अब हम इनको वापस क्या करवाया, सेल्फिंग करवाया। तो F2 जनरेशन में जो भी जनरेशन आई, अगर उसमें ये कह दें कि जो, क्योंकि 2 कैरेक्टर आएंगे, यदि ये कह दें कि पहला कैरेक्टर तो डोमिनेंट है और दूसरा कैरेक्टर नहीं, सेकंड कैरेक्टर जो आ रहा है रिसेसिव, तो फिर बताइए कि ऐसे कितने पौधे होंगे जिसमें पहला लक्षण जो है वो प्रभावी वाला है और दूसरा लक्षण रिसेसिव का है। तो इसको अपन फॉग लाइन से कैसे निकालें? तो इसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि डोमिनेंट का रेशियो क्या आ रहा था मोनोहाइब्रिड का, वो आता था 3:1, मीन्स 3/4 एंड 1/4। तो डोमिनेंट कितना है 3/4, रिसेसिव कितना है 1/4, तो कितने आएंगे 3/16। पहला कैरेक्टर डोमिनेंट, दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव, ऐसे जो पौधे प्राप्त होंगे उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/16। अगर वो कहें कि बोथ द पेरेंट्स हैविंग डोमिनेंट कैरेक्टर्स, कि दोनों ही कैरेक्टर जो हैं वो डोमिनेंट हो, तो क्या हो जाएगा 3/4 × 3/4। दोनों रिसेसिव की बात करें तो 1/4 × 1/4। तो बिना हम उस टेबुलेट किए हुए, ये हमें फोकलाइन मेथड हमें हेल्प करेगा कि कैसे हम बहुत जल्द ही इस तरह की प्रोबेबिलिटी निकाल पाए। क्लियर? तो इस फोकलाइन मेथड से बहुत सारी छोटी मोटी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा लगता है कि हम इसके लिए बड़ा लंबा ये सब बनाना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, सब निकालना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि वैसा बना के भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम थोड़ा सा कम मिलता है तो हम इस तरह से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हैं प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित सिद्धांत, एक सिद्धांत है और वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए, इस नियम का ये अर्थ समझा जाए कि जब अपन, क्योंकि डाइहाइब्रिड की बात है, जब अपन 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर इससे भी ज़्यादा, व्हेन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और मोर देन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कि जब हम 2 या फिर 2 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर को हम क्रॉस करवाते हैं, एक साथ लेते हैं या होता है, तो देखते हैं कि जो उनके जो लक्षण हैं, उनका जो वंशागति, उनका जो असॉर्टमेंट है, उनकी जो इनहेरिटेंस है, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि मोनोहाइब्रिड में। इसका मतलब ये भी है कि जब 2 अलग अलग लक्षण, जैसे अपन ने कह रहे हैं कि राउंडेड येलो, एक जगह पे सीड जो है वो राउंडेड येलो है, सीड कैसा है राउंडेड भी है और साथ में येलो भी है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये राउंडेड सीड के साथ जो पीला रंग है वो चिपक गया है, ऐसा नहीं। जब नेक्स्ट जनरेशन में आएगी तो वो क्या करेंगे, वो अलग हो जाएंगे, साथ में कभी ब्लेंड करके नहीं रहते। ये मेंडलिन का तीसरा नियम है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति होती हैं तो वो लक्षण जो हैं जब इनहेरिटेंट होते हैं तो आपस में स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि गैमीट स्वतंत्र बनते हैं। यहाँ हम बात करते हैं लक्षणों की स्वतंत्रता की। ये जो नियम है, ये नियम तभी एप्लीकेबल होता है, तभी लागू होता है
मेंडलियन जेनेटिक्स में, जबकि जो लक्षण हैं वो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम पे, अलग अलग होमोलोग क्रोमोसोम पर स्थित हो। अगर एक क्रोमोसोम पे स्थित हो तो ये नियम लागू नहीं होगा। यानी इसका एक्सेप्शंस है, अगर इसके एक्सेप्शन की बात करें तो है लिंकेज, संलग्नता इस सिद्धांत का अपवाद है। जहाँ संलग्नता होगी वहाँ ये वाला नियम नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके बारे में।